आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज@9 में आपका स्वागत है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे राम मंदिर मामले से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हंगामा बरपा। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों ने दान पेटी और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली जो है आज सदन की है। हमने देखा किस तरीके से संसद परिसर में जोरदार हंगामा हुआ, दान पेटियों में चंदा डाले गए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं यूपी विधानसभा की, जहां पर जोरदार हंगामा हुआ है। तो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए गए। सपा सांसदों ने पूछा कि आखिर सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से क्यों भाग रही है, चढ़ावा चोरी पर संसद में चर्चा क्यों नहीं कराना चाहती। तो वहीं यूपी विधानसभा में भी चढ़ावा चोरी पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग कर हंगामा किया और नारेबाजी भी शुरू कर दी। विधानसभा स्पीकर ने सपा विधायकों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो माने ही नहीं। सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करती रही। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री योगी बोलने के लिए खड़े हुए, तो वहीं सपा विधायक सचिन यादव सीएम की तस्वीर लहराने लग गए, जिससे भड़के विधानसभा स्पीकर ने सपा विधायक को बाहर निकालने के लिए कह दिया। उन्होंने उन्हें निलंबित कर दिया। हंगामे पर सीएम योगी ने भी सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आस्था की बात वो लोग कर रखे गए जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, अयोध्या की गलियों की रक्त रंजित करते हुए नजर आए थे और खून से उनके हाथ सने हुए नजर आए थे। हालांकि सियासत के बीच अब सवाल है कि चढ़ावा चोरी पर कब तक ऐसे संग्राम होता रहेगा, सदन में कब तक हंगामा होगा, और सवाल ये भी कि सिर्फ हंगामा होगा तो संसद और विधानसभा में काम कैसे होगा। ये रिपोर्ट देखिए। संसद के गलियारों में आज फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की गूंज सुनाई दी। मकर द्वार पर एक बार फिर विपक्ष के अनोखे प्रदर्शन की तस्वीर दिखाई दी। संसद के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। दान पात्र में सांकेतिक चंदा डालकर सरकार की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। जैसे अभी हम लोगों ने दान पात्र देखा, तो दान पात्र में ताला तो ऊपर है, लेकिन दान पात्र के नीचे सुरंग है। ये तो विपक्षी दलों की मांग है। हंगामा कौन है? हंगामा हाउस में हम तो चाहते हैं कि होम मिनिस्टर जी आए जवाब देने के लिए, तो कोई आ नहीं रहा। हम तो चाहते हैं कि चंदा चोरी पे डिस्कशन हो, तो पर ये लोग कर नहीं रहे हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हंगामा नहीं हो रहा है। मिनिस्टर्स अपनी जो भूमिका निभानी चाहिए, सरकार में आप लोग हैं, हम लोग तो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, आपको तो सरकार में रहते हुए सरकार की भूमिका निभानी चाहिए। चढ़ावा चोरी पर एक और समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा, तो दूसरी ओर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रामलला के दरबार से चढ़ावे की चोरी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने सदन में सरकार से चढ़ावा चोरी पर जवाब मांगा, तो हंगामा हो गया। चढ़ावा चोरी पर सियासत का शोर सिर्फ संसद ही नहीं बल्कि यूपी विधानसभा में भी आज खूब सुनाई दिया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। अखिलेश के सिपाहियों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन पर अपने चित परिचित अंदाज में तंज कसा।
कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, ये अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रशीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। विधानसभा अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के विधायकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी दल के नेता चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग को लेकर अडिग रहे, नारेबाजी करते रहे। इसी दौरान हंगामा तब हो गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के दौरान सपा विधायक सचिन यादव सीएम योगी की फोटो लहराने लगे, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भड़क उठे। मैं आपको बाहर निकालूंगा के साथ। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं, अब सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें। नहीं, यू नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते। देखिए उसको नीचे, यू कांट डू, नो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिएगा। ये कोई तरीका मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ? यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। विधानसभा स्पीकर ने विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई। सपा विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए विधानसभा से निकाल दिया। इधर सदन में विपक्ष के हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला किया। उन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय में जो योजित एक पीआईएल थी, उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपने देखरेख में आगे बढ़ाया। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। ये आक्षेप कौन लगा रहा है? ये आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है, जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है। क्या यह सच नहीं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर प्रहार के लिए अपने तरकश के सारे घातक तीर निकाल लिए हैं। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेर रहे समाजवादी पार्टी को उसके अतीत की याद दिला रहे हैं, लेकिन सवाल है कि चढ़ावा चोरी पर मचे कोहराम का अंजाम क्या होगा। 27 में सपा के लिए चढ़ावा चोरी का मुद्दा कितना कारगर होगा, और सवाल ये भी कि क्या 27 के रण में अयोध्या ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, चढ़ावा चोरी ने एक नया ही सियासत गरमा दी है, और ऐसे में अब आगे क्या होगा इस पर सभी की निगाहें हैं। चलिए बात करते हैं एथेनॉल के। एथेनॉल वाले पेट्रोल सियासी बवाल मचा रखे गए। एथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक बार फिर सियासी बवंडर उठा हुआ है। विरोध जताने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम आवास की ओर कूच कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल पीएम को चिट्ठी सौंपने पीएम आवास की ओर जाने लगे, तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिससे नाराज होकर केजरीवाल सड़कों पर ही बैठ गए, सरकार पर निशाना साधने लगे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एथेनॉल वाले पेट्रोल की वजह से गाड़ियों को नुकसान हो रहा, गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे, माइलेज पर असर पड़ रहा, लेकिन सरकार इन सभी आरोपों को खारिज कर रही है। सरकार का दावा है कि E20 पेट्रोल से एक भी गाड़ी खराब नहीं हुई है।
हालांकि संसद में सरकार ने माना कि BS3 मानक वाली कुछ पुरानी गाड़ियों में E20 के कारण कुछ रबड़ पार्ट्स और गैस्केट बदलने पड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि इथेनॉल वाले पेट्रोल की सच्चाई क्या है? क्या वाकई इससे गाड़ियां खराब हो रही हैं या सियासी माइलेज पाने के लिए ये हंगामा किया जा रहा है? पेट्रोल चोरी बंद करो, बंद करो, गुलामी बंद करो। अगर जनता को E20 से निस्तारा चाहिए, E20 से छुटकारा चाहिए, तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और बहुत बड़े स्केल पे उतरना पड़ेगा। सरकार जबरदस्ती आपके ऊपर एथनॉल थोपना चाहती है और कारण बिल्कुल साफ, जो केजरीवाल साहब ने कहा कि ट्रंप की गुलामी करना है, उनके दबाव में सरकार को ये निर्णय लेना ही लेना है। एथेनॉल वाले पेट्रोल पर दिल्ली में सियासी सवालों का शोर तेज हुआ। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की फ्यूल पॉलिसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। E20 पेट्रोल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने सिपाहियों के साथ प्रधानमंत्री आवास की ओर कूच करने लगे। E20 के खिलाफ लिखी गई चिट्ठी लेकर पीएम आवास की ओर जाने लगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने फिरोज शाह रोड पर ही उन्हें रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। फ्यूल पॉलिसी को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगे। बेसिकली ये तानाशाही की वो दिखाता है। जिस तरह से उन्होंने नीट वाले पूरे एपिसोड में तानाशाही दिखाई, ऐसे ही इस पूरे E20 के मुद्दे पे जिस तरह से वो अड़े हुए हैं, उनकी सरकार ने खुद पार्लियामेंट में माना है कि हाँ माइलेज तो कम होती है पर थोड़ी होती है, हाँ उसके इंजन के पार्ट तो खराब होते हैं पर रबड़ के पार्ट खराब होते हैं। तो भाई जब इंजन के पार्ट भी खराब होते हैं, माइलेज भी खराब होती है, तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रखी है? E20 पेट्रोल के मुद्दे पर केजरीवाल ने सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। पीएम को चिट्ठी नहीं सौंप पाए तो इथेनॉल वाले पेट्रोल के खिलाफ सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। अगर जनता को E20 से निस्तारा चाहिए, E20 से छुटकारा चाहिए, तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और बहुत बड़े स्केल पे उतरना पड़ेगा। आंदोलन जारी रहेगा। अगला कब और कैसे होगा ये हम सोच विचार करके अगली कौन सी एक्टिविटी होगी हम आप सब लोगों को बताएंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल सरकार से मांग कर चुके हैं कि हर पेट्रोल पंप पर E20 और शुद्ध पेट्रोल दोनों का विकल्प मिले। E20 के रेट शुद्ध पेट्रोल से सस्ता होना चाहिए। शुद्ध पेट्रोल की कीमत 84 रुपए प्रति लीटर से कम होनी चाहिए। और आज इन्हीं मांगों के साथ अरविंद केजरीवाल ने मार्च निकाला। सरकार पर हमला किया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो सियासत में अपनी नाकाम हसरतों का जनाजा लिए हुए चंद मुट्ठीभर लोगों के साथ अपनी चिर परिचित शैली में वही नाटकीयता और उसी प्रकार की उच्छृंखलता दिखाते हुए अनर्गल आधारहीन आरोप लगाते हुए दिखाई पड़े हैं। जो अपने को दावा करते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे नेता हैं और वो IIT ग्रेजुएट हैं, वो किसी भी गंभीर विषय के ऊपर बगैर किसी आधार के बोलने के माहिर हैं। E20 पेट्रोल पर मचे बवाल, उबाल और सियासी सवाल के बीच अपनी पॉलिसी पर अडिग रहते हुए सरकार ने बड़ा दावा किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, अगर यह कदम ना उठाया गया होता तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम $135 प्रति बैरल तक पहुंचने पर देश में पेट्रोल की कीमत 125 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाती। एथेनॉल के कारण मिडिल ईस्ट संकट के दौरान करीब 30 रुपए प्रति लीटर की सीधी बचत हुई। E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से 1.90 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बची। एथेनॉल की वजह से किसानों को 1.66 लाख करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त आय हुई।
इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री साफ कर चुके हैं कि एथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। There are 20 crore two-wheelers on the road. There are 20 lakh four-wheelers using that fuel on the road. There are the automobile manufacturers. There are the people who service the cars. They all say there is no difficulty. Now, why this sudden interest? Look, we have been on E15 for the last 3.5 years. We have been on E20 since April of last year. पेट्रोलियम मंत्री का दावा है कि E20 पेट्रोल से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि राज्यसभा में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए माना है कि BS3 मानक वाली कुछ पुरानी गाड़ियों में E20 के कारण कुछ रबर पार्ट्स और गैसकेट बदलने पड़ सकते हैं। 2005 से 2016 के बीच बनी गाड़ियों में दिक्कत आ सकती है। गाड़ी की कैटेगरी और उम्र के आधार पर माइलेज में गिरावट आ सकती है। E20 पेट्रोल से इंजन फेल होने के कोई सबूत नहीं मिले। गडकरी ने कहा कि स्टडीज में E20 से गाड़ियों की कुल परफॉर्मेंस या टिकाऊपन पर कोई बड़ा असर नहीं पाया गया है। लेकिन सरकार के इस दावे पर सवाल खड़े करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूछा कि अगर E20 पेट्रोल इतना अच्छा है तो ऑटोमोबाइल कंपनियां इसका प्रचार क्यों नहीं कर रही। E20 में इतना ही कहना चाहता हूं, मैं सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों से निवेदन करना चाहता हूं, आप गाड़ियां बेचने के लिए इतने बड़े बड़े ऐड देते हैं, इतना कुछ माइलेज के बारे में बताते हैं। E20 पेट्रोल जिन जिन गाड़ियों में पड़ रहा है, सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐड दें कि इससे माइलेज बढ़ गया है, मेंटेनेंस फ्री हो गई है और इससे कीमत भी कम हो गई है, चलने में भी आराम है। तो ये ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐड क्यों नहीं दे रही हैं? और अगर ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐड नहीं दे रही हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार के साथ साथ मुनाफा वो भी कमा रहे हैं। E20 सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि सियासत का नया ईंधन बन चुका है। सड़क से लेकर संसद तक एथेनॉल वाले पेट्रोल पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या वाकई E20 वाले पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है? क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है? और सवाल ये भी कि आखिर E20 पर पेट्रोल विवाद कब और कैसे थमेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और वहीं देश के कई राज्यों में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। वहीं पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल तक बारिश का असर साफ नजर आ रहा। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और इसी पर चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लगातार हुई बारिश के कारण कई इलाकों की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फर्रुखाबाद में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर गंगा नदी के जलस्तर पर देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली जिले में बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिसकी वजह से हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। इस वजह से करीब 200 यात्री रास्ते में फंस गए। राहत और बचाव दल सड़क से मलबा हटाने में जुटे हैं। उत्तराखंड में हो रहे लगातार बारिश के कारण प्रत्येक सभी जनपदों में से भूस्खलन और जल भराव की नई नई तस्वीरें सामने निकलकर आ रही हैं। मार्ग चाहे वो पहाड़ जौलसार बाबर का हो या फिर चार धाम यात्रा मार्ग की बात करें, उसमें चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग यमुनोत्री का हो या फिर केदारनाथ विधानसभा के केदारनाथ में जो पैदल सड़क मार्ग है वो भी धंस गया है।
भूस्खलन होने के कारण और जल भराव होने के चलते प्रशासन ने फिलहाल मौके पर मार्ग को अवरुद्ध किया है, ताकि बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़ रहे। तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे पे भी जो है कई ऐसे मार्ग हैं जो कि बंद भूस्खलन के चलते मार्ग बंद हो चुके हैं और उनको प्रशासन के द्वारा लगातार रोका जा रहा है, ताकि कोई अप्रिय घटना होने से बच जाए। फिलहाल मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन समेत कई विभाग ऐसे हैं जो कि आपसी समन्वय बनाकर मार्गों पर गश्त लगातार कर रहे हैं और जगह जगह जेसीबी मशीन लगाकर काम को, सड़क को खुलवाया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कैसे जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं, जो यात्री हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने शिमला समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। लगातार हो रही बारिश के कारण इन इलाकों में फ्लैश फ्लड, जल भराव और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। हिमाचल प्रदेश में पिछली रात से ही लगातार भारी बारिश हो रही है। आज आईएमडी शिमला द्वारा हिमाचल के हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा और चंबा में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसी लगातार बारिश के कारण प्रदेश में जल भराव, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी भी आपात स्थिति के लिए आप सुरक्षित स्थानों पर रहें। अगर कोई आपात स्थिति आती है तो 1070 या 1077 पर आप आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा के अंबाला में भी बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। शहर के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। हालांकि कुछ इलाकों में जल भराव और धीमी यातायात की स्थिति भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। पंजाब के राजपुरा में हुई बारिश ने भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी है। हालांकि लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल भी खोल दी है। राजपुरा के कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी भारी बारिश का दौर जारी है। शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, जिससे सड़कें पानी से भर गईं और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। सुबह के समय ऑफिस जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केरल के कोच्चि चालो ब्रिज इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी उफान पर है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई घरों तथा सड़कों का संपर्क प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। केरल में बारिश के कहर का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई और 7 लापता हैं। प्रशासन ने तेज बारिश के अलर्ट को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। देश के कई हिस्सों में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय है। कहीं जल भराव, कहीं उफनाती नदियां और कहीं भूस्खलन जैसी घटनाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। और चलिए बात करते हैं युद्ध की। युद्ध के मोर्चे पर घिरे ईरान में अब सत्ता के गलियारों में भी हलचल तेज होने की चर्चा है। दावा किया जा रहा कि मुस्तफा खामनेई का प्रभाव लगातार बढ़ रहा। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की भूमिका सीमित किए जाने की खबरें हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की कुर्सी पर संकट और यहां तक कि अमेरिका से बातचीत की कमान IRGC के हाथों में जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। आखिर क्या ईरान में सत्ता का नया समीकरण बन रहा है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। युद्ध के बीच ईरान में सत्ता संग्राम। खामेनेई की पकड़ और मजबूत। खामेनेई ने पेजेश्कियान से कहा, सेना के हिसाब से चलेगी सरकार।
अरागची की कुर्सी पर भी संकट। अमेरिका से बातचीत भी IRGC चीफ करेंगे। ईरान अमेरिका से युद्ध भी लड़ रहा है और अंदरूनी सत्ता संघर्ष भी झेल रहा है। खबर है कि सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई सरकार पर अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की शक्तियां सीमित करने और विदेश मंत्री अब्बास अरागची के भविष्य को लेकर भी अटकलें तेज हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से साफ कह दिया है कि सरकार अब सेना के हिसाब से चलेगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका से बातचीत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर अब रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC की राय को ही प्राथमिकता दी जाएगी। IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी को इन मामलों में अंतिम फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। दावा तो ये भी है कि सुप्रीम लीडर के कंट्रोल वाली इस्लामिक फोर्स ज्यादा पावरफुल है। अमेरिका से बातचीत भी IRGC के चीफ करेंगे, यानी इन मामलों में राष्ट्रपति की मंजूरी निर्णायक नहीं रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पेजेश्कियान पहले 28 बार इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके हैं। उनका कहना था कि उनकी सरकार को विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़े फैसलों से अलग रखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पेजेश्कियान लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि उनकी सरकार को बड़े फैसलों से दूर रखा जा रहा है। अब दावा किया गया है कि सुप्रीम लीडर ने साफ कर दिया है कि रणनीतिक फैसले सेना की सलाह के मुताबिक ही लिए जाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस्तीफा देने की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने सरकारी टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं पद नहीं छोड़ूंगा। ईरान न तो जंग जारी रखना चाहता है और न ही उसे आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर देश की सुरक्षा पर खतरा आया तो ईरान अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा। ईरान के कुछ सांसद विदेश मंत्री अब्बास अरागची को पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सांसद हुसैन अली हाजी देलीगानी ने मंगलवार को कहा, हम अरागची के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए सबूत और जरूरी दस्तावेज जुटा रहे हैं। सही समय आने पर यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हाजी देलीगानी ने अमेरिका के साथ युद्ध विराम के दौरान हुई बातचीत पर भी सवाल उठाए। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी नेतृत्व दोहरा खेल खेल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान निजी तौर पर बातचीत चाहता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से दावा करता है कि उसकी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही और वो सिर्फ ओमान के संपर्क में है, क्योंकि वहाँ कोई एक शख्स ही नहीं जो बात करे। पूरे ईरान में कंफ्यूजन है। अब उसके पास बातचीत का ये आखिरी मौका है। पाकिस्तान ने ईरान के नेताओं को जल्द से जल्द इस्लामाबाद आने का न्योता दिया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू कराने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने सोमवार देर रात फोन पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात की और उन्हें जितनी जल्दी संभव हो इस्लामाबाद आने का निमंत्रण दिया। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को लेकर खाड़ी देशों की चिंता बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें आशंका है कि यह टकराव अब किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय लंबी खींचतान में बदल सकता है। और इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।